गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है नील्स बोहर ने जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया था उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो कमियां पाई गई, आज हम उन कमियों के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहली कमी तो यही थी इनकी कि नील्स बोहर जो थे, इन्होंने अपने परमाणु मॉडल को तो प्रस्तुत किया, लेकिन उसमें कुछ कमियां छोड़ दी। वो कमियां क्या थी, यह हमारे लिए बहुत अद्भुत की बात है। देखो, सबसे पहले तो इनकी सबसे बड़ी और सबसे पहली जो कमी थी वो ये थी कि इन्होंने स्पेक्ट्रम की बात की। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, इनका जो परमाणु मॉडल था, उस मॉडल की सहायता से सिर्फ हम उन्हीं परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सकते थे जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते थे, जैसे हाइड्रोजन। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए इनका परमाणु मॉडल सत्य नहीं था, यानी कि इनके परमाणु मॉडल से सिर्फ उन्हीं परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की हम व्याख्या कर सकते थे जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पाए जाएं। उदाहरण के तौर पर हाइड्रोजन। एक से अधिक जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन परमाणुओं की व्याख्या इनके परमाणु मॉडल से नहीं की जा सकती थी। सबसे पहली और सबसे बड़ी यही इनकी कमी थी। और दूसरी कमी थी कि इन्होंने कहा कि उच्च विभेदन क्षमता के स्पेक्ट्रोस्कोप द्वारा जब जांच हुई तो ज्ञात हुआ कि हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, यानी कि जो हाइड्रोजन से स्पेक्ट्रम उत्सर्जित होते हैं, तो उनकी जो रेखाएं हैं वो अन्यथा एकल प्रतीत होती हैं। वास्तव में ऐसा नहीं था, रेखाओं का ये बहुत बड़ा समूह होती हैं। तो जब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म संरचना की व्याख्या जो है इनके परमाणु मॉडल से नहीं की जा सकी। स्पेक्ट्रम की जो सूक्ष्म छोटी छोटी संरचना है, यानी कि उसके बारे में बहुत गहराई से जानने की जो बात थी, वो बोहर के परमाणु मॉडल से प्रस्तुत की जानी संभव नहीं थी। तीसरा ही सबसे बड़ा इनका यूज है, वो क्या है कि प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात हुआ कि जिस वस्तु से उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र में यदि हम रख देते हैं तो वो स्पेक्ट्रम कई रेखाओं में डिवाइड हो जाता है। यानी कि जो स्पेक्ट्रम था, अगर उन्हें हम, या जिस भी पदार्थ से स्पेक्ट्रम उत्पन्न होता है, यदि उन्हें हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाके रख देते हैं तो वो स्पेक्ट्रम कई भागों में, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। यानी कि इसकी भी वो व्याख्या ठीक तरीके से नहीं कर पाए हैं। लेकिन आज हम पढ़ेंगे आगे कि इनकी कमियां बस इतनी ही थी। आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। चलिए बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि किसी भी तत्व के जो परमाणुओं की संख्या होती है, या आप कह सकते हैं उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों तरफ जो कक्षाएं होती हैं उन कक्षाओं में गति करते हैं। लेकिन ये किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और कितने हो सकते हैं, इसका एक नियम बनाया गया, एक रूल बनाया गया। और उस रूल को बरी, एक नामक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था बरी, जो बोहर के साथ बोहर बरी योजना का निर्माण किया। यानी कि बोहर एक अलग वैज्ञानिक है, बरी एक अलग वैज्ञानिक है, दोनों ने मिलकर ये नियम बनाए थे। इसलिए इसे हम बोहर बरी योजना कहते हैं या बोहर बरी का नियम कहते हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं किसी परमाणु में, या परमाणु क्रमांक जो होता है, वो किस प्रकार, जो इलेक्ट्रॉन है वो किस प्रकार चारों तरफ कक्षाओं में फैले होते हैं, कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो है कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होती है किसी भी कक्षा में, वो 2n² होती है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है?
2n², यानी कि इससे ज़्यादा किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। दो एक कांस्टेंट है, n कौन है? n जो है ये कक्षाओं की संख्या है। यानी कि अगर हमें ये जानना हुआ कि पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में या पांचवी में, इन कक्षाओं में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अगर हम इसकी चर्चा करें तो यहाँ पे n के स्थान पे, अगर पहली कक्षा में निकालना है तो n के स्थान पे 1, दूसरी में निकालना है तो n के स्थान पे 2, तीसरी में निकालना है तो n के स्थान पे 3, चौथी का निकालना है तो n के स्थान पे 4। ऐसे हम मान रख के इन्हें हल कर सकते हैं। यानी कि 1 का वर्ग 1, 2 एकम 2। पहली कक्षा में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 दूना 4 दूनी 8। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं अधिकतम। तीसरी में 3 त्रिक का 9 दूना 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। चौथी कक्षा में 4 चौक 16 दूना 32। ऐसे हम पाँचवीं का निकालेंगे तो 25 दूना 50। यानी कि अगर किसी कक्षा में हमें यह जानना हुआ कि अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है तो हम 2n² के फार्मूले का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। अब आपको दूसरा रूल बताते हैं। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पहला रूल। दूसरा रूल क्या है कि सबसे बाहर की कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से अधिक तथा इससे पहले वाली में 18 से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है ना। अच्छे से इसे ध्यान से सुनो कि सबसे बाहर की जो कक्षा होगी उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से अधिक और उससे पहले वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 से अधिक नहीं हो सकती है। यानी कि मान लो ये नाभिक है आपका, ये कक्षाएं हैं। मान लो आपने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, जैसे मान लेते हैं पोटेशियम ले लेते हैं। पोटेशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 19 होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 19 होता है। अब इसके परमाणु यानी कि इलेक्ट्रॉनों को 19 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अब इसको हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये दिखाना है। तो ऐसे में हम दिखा देंगे भाई 19 इलेक्ट्रॉन है तो पहली कक्षा में तो 2 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकते। तो हमने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए ये। अब बचे कितने? 17। दूसरे में कितने रह सकते हैं? 8 से ज़्यादा रह ही नहीं सकते, तो इसमें हमने दिखा दिए 8। 2 2 4 5 6 7 और 8। 8 2 10 तो खत्म हो गए। बचे कितने? अभी 9 बचे हैं। क्या ये 9 इलेक्ट्रॉन इसमें हम लगा देंगे? नहीं, क्योंकि अभी आपको एक रूल बताया गया कि सबसे बाहर की कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा और उससे पहले वाली कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा, सबसे बाहर की कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा और उससे पहले वाली कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रह सकते। यानी कि सबसे बाहर की कक्षा हुई तो 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता है और उससे पहले वाली में 18 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो हमारे पास तो 9 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। क्या इसमें 9 डाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि शर्त का उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि बाहर की कक्षा में तो 8 से ज़्यादा रह ही नहीं सकते। अब दिक्कत ये है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन डालूं। ठीक, तो चलिए इसमें सबसे पहले हम 2 इलेक्ट्रॉन डालते हैं। सबसे बाहर की कक्षा, जब हमारे पास ऐसे सिस्टम आ जाए तो हम ये देखते हैं कि सबसे बाहर की कक्षा में सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। अब इसमें 2 से ज़्यादा कब कर सकते हैं? इसमें 2 से ज़्यादा तब कर सकते हैं जब इसके पहले वाली कक्षा पूरी हो। किस नियम के अनुसार? 2n² नियम के अनुसार। तो यहाँ पे देखें तो दूसरी कक्षा में 8 होना चाहिए, 8 है भी। यानी कि अब इसमें 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन 2 से ज़्यादा कहाँ तक हो सकते हैं? सिर्फ 8 तक। पहले 8 पूरा करते हैं। 3 4 5 6 7
8। क्या इसकी क्षमता सिर्फ 8 है? नहीं, इसकी क्षमता तो 18 है, लेकिन इस नियम के अनुसार 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। कब तक? जब तक इसके आगे का प्रोग्राम ना सेट हो। अब देखो यहाँ पे 8 हो गए। जैसे किसी भी संख्या में पहले 2 इलेक्ट्रॉन, सबसे लास्ट वाली की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर वो पीछे मुड़ के देखता है क्या उसके पीछे वाली कक्षा पूरी तरह भर चुकी है। यदि हाँ, तो वहाँ पे और इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होते हैं। और कहाँ तक भरते हैं? 8 तक भरते हैं। जैसे ही बाहर की कक्षा में 8 पूरे होंगे, तुरंत वो बाकी के इलेक्ट्रॉन आगे वाली कक्षा में ट्रांसफ़र कर देगा। अब मान लेते हैं कि आगे वाली कक्षा में जैसे 8 तो इसमें पूरे हो गए, अभी हमारे पास एक बचा हुआ है, तो अब वो एक इलेक्ट्रॉन, इसकी क्षमता भले ही 18 हो, लेकिन इस रूल के अनुसार 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही 8 इसमें पूरा होगा तुरंत ये इसमें इलेक्ट्रॉन भेजना शुरू कर देगा, क्योंकि अब इसके पास तो एक ही बचा था। लेकिन ये कब तक भेजेगा? जब तक इसके सामने वाली में 2 पूरा ना हो जाए। जैसे ही इसमें 2 पूरा होगा, वैसे फिर से ये भरना शुरू होगा। ये जैसे 2 पूरा होगा, वैसे ये फिर से भरना शुरू हो जाएगा। अब ये कब तक भरेगा? जब तक 2n² का पालन न कर दे। जैसे ये 2n² का पालन कर देगा, फिर इसमें 2 से ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और जब इसमें 2 से ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाएंगे तो कब तक भरेंगे? जब तक इसमें 8 ना पूरे हो जाएं। जैसे बाहर की कक्षा में 8 पूरे हुए, वैसे ये तुरंत अगले वाली कक्षा में 2 ट्रांसफ़र करेगा। जब वो 2 ट्रांसफ़र कर दिया, यदि उसके बाद भी बच रहा है, तब ये अपना पेट भरना शुरू करेगा। यानी कि ये अपना पेट 8 के बाद, लास्ट वाली जो कक्षा होती है वो 8 के बाद तभी भरती है जब वो आगे वाली कक्षा को 2 इलेक्ट्रॉन दे देती है। सिर्फ इतना ही रूल है। अगर ये आपको समझ में आया है तो ठीक है, नहीं तो आप हमें कमेंट करिएगा और इसे लर्न करके हमें सेंड करिएगा। धन्यवाद।